40 साल पहले ईरान को एक खतरनाक बात समझ आ गई। उसे समझ आ गया कि वो एक ट्रेडिशनल जंग में अमेरिका को कभी नहीं हरा सकता, इसलिए उसने एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की जंग की तैयारी शुरू कर दी। इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए हमें 1980s में वापस जाना होगा। उस वक्त ईरान मॉडर्न मिडिल ईस्ट की सबसे लंबी और खूनी जंग लड़ रहा था, यानी इराक ईरान वॉर। 8 सालों तक यानी 1980 से लेकर 1988 तक जारी रहने वाली ये ऐसी खौफनाक जंग थी जिसने लाखों लोगों की जान ली और दोनों मुल्कों को तबाह कर दिया। इस जंग के दौरान ईरान ने एक दर्दनाक सबक सीखा, वो ये कि मॉडर्न वॉरफेयर अब बदल चुकी थी। एडवांस टेक्नोलॉजी, मजबूत एयर फोर्सेस और ताकतवर एलाइज रखने वाले मुल्कों के पास एक मैसिव एडवांटेज था। ईरान ने रियलाइज किया कि अगर कभी उसका सामना अमेरिका जैसी सुपर पावर से हुआ तो टैंक्स, जेट्स और बड़ी आर्मीज के साथ ट्रेडिशनल जंग लड़ना इंतहाई मुश्किल होगा। इसलिए ईरानियन मिलिट्री प्लानर्स ने जरा हटकर सोचना शुरू किया। बजाय इसके कि वो दुश्मन को डायरेक्ट मुकाबले में हराएं, उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जो किसी भी जंग को ओपोनेंट के लिए इंतहाई महंगी बना देगी। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। सादे लफ्जों में इसका मतलब है एक ताकतवर दुश्मन की ताकत से बचना और उसकी कमजोरियों पर हमला करना। मिसाइल्स और ड्रोन्स का जाल। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और स्टेल्थ बॉम्बर से मुकाबला करने के बजाय ईरान ने सस्ते और फ्लेक्सिबल हथियारों पर फोकस किया। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का एक इतना बड़ा आर्सेनल खड़ा कर लिया जो पूरे रीजन में कहीं भी टारगेट को हिट कर सकता है। द इकोनॉमिक ब्लीडिंग ट्रैप। ये लो कॉस्ट ड्रोन्स दुनिया के महंगे तरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स को ओवरवेल्म कर देते हैं। जब ईरान वेव्स की सूरत में ये ड्रोन्स भेजता है तो उन्हें रोकने का खर्चा ड्रोन की अपनी कीमत से कहीं ज्यादा होता है। इस तरह ईरान इन अमीर गल्फ कंट्रीज को मैथमेटिकली ब्लीड कर रहा है। इस स्ट्रेटजी का दूसरा पिलर है ईरान का नेटवर्क ऑफ एलाइज। गुज़श्ता कुछ दिहाइयों में ईरान ने लेबनान, इराक, सीरिया और यमन में ऐसे आर्म ग्रुप्स के साथ ताल्लुक बनाए हैं जो उसे उसकी सरहदों से बहुत आगे तक इन्फ्लुएंस देते हैं। इसी वजह से मौजूदा ईरान इसराइल जंग में प्रेशर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई मैदानों में एक साथ महसूस हो रहा है। ज्योग्राफी भी इस स्ट्रेटजी में बड़ा किरदार अदा करती है। ईरान दुनिया के सबसे अहम रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल साथ वाक़ है। ये वो नैरो पैसेज है जहां से दुनिया का तकरीबन 20% ऑयल रोजाना गुजरता है। ईरान ने हाल ही में इस रास्ते को ब्लॉक किया है और एनर्जी मार्केट्स पर इस चोक पॉइंट के असरात अभी से नजर आना शुरू हो गए हैं। समुद्र में भी ईरान की अप्रोच एसिमेट्रिक है। अमेरिका जैसी नेवी बनाने के बजाय वो छोटी और तेज बोट्स इस्तेमाल करते हैं जो मिसाइल से लैस होती हैं। पर्शियन गल्फ के तंग रस्तों में ये बोट्स बड़े जहाजों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाती हैं। आखिर में ईरान का मिलिट्री स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो सख्त प्रेशर में भी फंक्शन करता रहता है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC को इस तरह ऑर्गेनाइज किया गया है कि उनके मुख्तलिफ यूनिट्स जरूरत पड़ने पर इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। इस डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि अगर टॉप लीडरशिप या बेसिस को टारगेट भी किया जाए तब भी नेटवर्क चलता रहेगा। आजकल बिल्कुल यही हो रहा है। आयतुल्लाह खामेनाई और दीगर टॉप लीडर्स की टर्मिनेशन का ईरान की रिटेलिएशन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। जब ये तमाम एलिमेंट्स एक साथ मिलते हैं तो एक क्लियर स्ट्रेटजी सामने आती है। ईरान का मकसद अमेरिका को ट्रेडिशनल मिलिट्री सेंस में हराना नहीं है। उसका असल गोल ये है कि जंग को इतना कॉम्प्लेक्स, इतना महंगा और इतना अनप्रेडिक्टेबल बना दिया जाए कि दुश्मन के लिए इसे जारी रखना पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली नामुमकिन हो जाए। सादे लफ्जों में ईरान की स्ट्रेटजी अमेरिका को जंग में हराना नहीं बल्कि जंग को इतना एक्सपेंसिव बनाना है कि अमेरिका आखिरकार इसे पॉलिटिकली हार जाए।